वेलकम आप सभी लोगों को लास्ट पार्ट में क्लास 10th की हिस्ट्री जिसका चैप्टर का नाम है द नेशनलिज्म इन द यूरोप। चैप्टर फर्स्ट है ये, सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। और हमने लास्ट पार्ट में आपको एक डिस्कशन में एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो। हमने पिछले लास्ट पार्ट में एक पेंटिंग के जिक्र करा था और इस पेंटिंग के ऊपर पूरी कहानी हमने डिस्कस करने की कोशिश करी थी। ये पेंटिंग ये दिखाने की कोशिश करती थी कि किस तरीके से फ्रेडरिक सुरुई ने ये दिखाने की कोशिश करी कि फ्रांस की आज़ादी के बाद सभी नेशंस ने किस तरीके से अपने आप को आज़ाद करने की पूरी मुहिम में झोंक दिया। और उसके बाद फ्रांस एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ जिसकी वजह से एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि फ्रांस में जिस तरीके से आज़ादी मिली उसकी वजह से, वो प्रेरणा की वजह से पूरे यूरोप में सभी देश धीरे धीरे करके आज़ाद होने लग गए। अब दोस्तों, क्योंकि इस वाले पार्ट में क्योंकि हमें नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, तो वीडियो के पहले पार्ट में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करी थी। अभी जो वीडियो का अगला पार्ट जो आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कहानी शुरू करेंगे फ्रांस की क्रांति से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ही आपको रियल नेशनलिज्म के बारे में बताती है और उसकी वजह से कैसे दूसरे नेशंस को भी प्रेरणा मिली वो हम समझने की कोशिश भी करेंगे आने वाले वीडियोस में साथ साथ में। तो हाल फिलहाल सेकंड पार्ट में आगे हम कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश करते हैं। द फ्रांस एंड द रेवोल्यूशनर द फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। एक यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक कैलेंडर दे रखा है, जर्मन पंचांग, इसे तिथि पत्र बोलते हैं। इसका फ्रंट का पेज है, इसमें एक पत्रकार है, आप देख सकते हो, एंड्रियस रेबमन उनका नाम है। इन्होंने 1798 के अंदर इसको डिज़ाइन करा था। ये वही वाला टाइम पीरियड था, अगर आपको याद हो, 1789 के टाइम पीरियड में फ्रांस में क्रांति हुई थी। और ये जो आपको कैसल दिखाई दे रहा है ना, ये वही वाला कैसल है जहाँ पे मैंने बताया था, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमने इसमें इस कैसल में ये दिखाने की कोशिश करी थी किस तरीके से सभी लोग घुस गए थे 14 जुलाई 1789 के दिन। और यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर अटैक कर रहे थे राजा के महल के ऊपर। बेस्टाइल पैलेस भी बोला जाता है इसे। फ्रांस के अंदर क्रांतिकारियों की भीड़ यहाँ पे आ चुकी थी। और फाइनली देखो, फिर यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के अंदर उस कैलेंडर में लिखा हुआ है कि निरंकुश शासन के गढ़ में जो घुसे हैं ये लोग, तो लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि फ्रांस एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमें समझ में आता है कि कैसे जनता ने मिलकर राजा के शासन को उखाड़ फेंका और आम जनता ने भारत का कह रहा हूँ, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और काफ़ी लंबे समय के बाद फ्रांस जो था आज़ाद हो गया था। अब दोस्तों, उसकी बैक साइड में कहानी तो बहुत बड़ी है, इतना सारा हमें समझना नहीं है, वो हमने 9th क्लास में सारा का सारा पढ़ लिया है। क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो हमें समझना है कि क्लास 10th की क्या कहानी है। क्लास 10th में नेशनलिज्म क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर रखा गया इस पेंटिंग के थ्रू। 1789 के अंदर सबसे पहले नेशनलिज्म जो था फ्रांस में आ गया था। और इससे हमें ये क्लेरिफाई हो जाता है कि ये पहली बिगनिंग थी नेशनलिज्म की। भारत के अंदर भी इस टाइम पे नेशनलिज्म नहीं आया था, जो फ्रांस के अंदर आ चुका था। अब मेन बात ये था कि इस क्रांति के अंदर मेन बात ये था कि जो रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, वो पूरी तरीके से सोवरेनिटी की तरफ बढ़ गई थी। मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि राजा का शासन नहीं होगा, जनता अपने डिसीजन खुद ले सकती है, सब कुछ खुद समझ सकती है, सब कुछ खुद फैसला ले सकती है। और ये फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे अहम योगदानों में से एक था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हम लोग की सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, ऐसा कुछ जहाँ पे नॉर्मल जनता को अपने देश का डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे लोगों पर डिपेंड ना होना पड़ता हो, जैसा फ्रांस के अंदर राजा के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। इन्होंने क्रांति जब ये लोग लेके आए दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति में क्लियर कट था। इन्होंने कहा कि इसे हम फादरलैंड बोला हुआ है, यानी कि मातृभूमि, जो हमारी ज़मीन की भूमि है वो, दूसरा सिटीजन्स के अधिकार, और साथ में एक यूनाइट कम्युनिटी बनाई जाएगी जो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी। सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर फोकस करा। दूसरा, इन्होंने फ्रांस के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम को 1789 के अंदर ख़त्म करा। इन्होंने अपने खुद के झंडे, अपने ट्राई कलर का झंडा, उसके बाद इन्होंने रॉयल स्टेटमेंट जो था, स्टैंडर्ड, सॉरी रॉयल स्टेटमेंट कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड,
रॉयल स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये था पूरे फ्रांस के अंदर जो राजाओं के लिए अलग सिस्टम था, नोबिलिटी क्लास के लिए अलग सिस्टम था, क्लर्जी क्लास के लिए अलग सिस्टम था, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने ख़त्म करी। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरा, इन्होंने पूरी तरीके से जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल असेंबली जो राजा के टाइम पीरियड पे असेंबली थी, जो वहाँ के लोगों के अधिकार के बारे में सोचती थी, समझती थी, उसका नाम बदलकर इन लोगों ने नेशनल असेंबली कर दिया। यानी कि 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति में ये सारे बदलाव हुए। उन लोगों ने सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है जो एक फ्रांस के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है वो पूरे फ्रांस के अंदर ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ और मिलेगा, किसी को कुछ और मिलेगा। जैसे कि फ्रांस में पहले ऐसा होता था कि थर्ड कैटेगरी के लोगों को टैक्स देना पड़ता था, सेकंड और फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था। ये चीज़ पूरी तरीके से फ्रांस के अंदर ख़त्म करी गई और इसीलिए फ्रांस की क्रांति सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इन लोगों ने सबसे पहले क्या करा, इन लोगों ने सबसे पहले अपने खुद के भजन बनाए। इन लोगों ने अपने खुद के क्या कहते हैं शपथ डेट सेलेक्ट करी। 20 जून 1789 के दिन उन्होंने सेलेक्ट करा था कि हम ओथ लेंगे, टेनिस कोर्ट ओथ के अंदर हम कसम खाएंगे। जितने भी शहीद हमारे फ्रांस के अंदर जितने भी शहीद हुए थे उनके लिए गाना बनाया जाता है। मार्टर जिन्हें हम बोलते हैं ना, मार्टर, उनके लिए हम लोग गाना बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने भी तो अपने शहीदों के लिए गाना बनाया ताकि उन शहीदों को याद रखा जा सके। तो फ्रांस के अंदर कई साल पहले ऐसा हो चुका था और उसके बाद फ्रांस के अंदर बहुत सारी भाषा बोली जाती थी। नॉर्मल लेवल पे बहुत सारी भाषा बोली जाती थी, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और उसके बाद इन लोगों ने पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बनाया और एक ही यूनिफॉर्म लॉ बनाया। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने जो भी कस्टम ड्यूटी होती है ना, कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जर्मनी से कोई सामान फ्रांस जाएगा, फ्रांस से कोई सामान जर्मनी जाएगा, जर्मनी के लोकल शहरों में जाएगा, सब जगह सेम कस्टम ड्यूटी होगी, सेम यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, वेट का भी और मेजरमेंट का भी। सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का कोई 1 किलो का सामान वहाँ 5 किलो हो जाएगा, वहाँ का 5 किलो का सामान यहाँ 2 किलो का हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड मेजर बनाए इन लोगों ने, स्टैंडर्ड सेंटीमीटर्स मीटर्स, इसके स्टैंडर्डाइजेशन पहले कर दिया इन लोगों ने, जो फ्रांसीसी क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अब मेन बात ये था कि इन लोगों ने संविधान तो बना लिया था, लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे जैसे फ्रांस के अंदर ये अच्छी चीज़ आने लग गई, नेपोलियन का टाइम पीरियड आ गया वहाँ पर, तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने जो क्रांति फ्रांस के अंदर चल रही थी वो क्रांति अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर भी ले जाने की पूरी कोशिश करी। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी सेना ने 1790 के टाइम पीरियड के अंदर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली ऐसी जगहों पर अपने विचार थोपने की कोशिश करी। इन्होंने कहा जो चीज़ स्वतंत्रता हम महसूस कर रहे हैं राजा का शासन खत्म करके, वो सेम टू सेम आप लोगों को भी करनी चाहिए। अपने जितने भी क्या कहते हैं सिस्टम है राजाओं का, उसको ख़त्म करो। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग पूरी तरीके से अपने टेरिटरी के अंदर जो भी कुछ इन्होंने सिस्टम बना रखा था वही सेम सिस्टम ये दूसरी टेरिटरी में जहाँ पे कब्जा कर लिया करते थे, सेम वही रिफॉर्म्स जो थे, जो फ्रांस में ये लोग लेके आए थे, सेम वही रिफॉर्म्स ये दूसरी टेरिटरीज में भी लेके आए जहाँ पे ये लोग कब्जा रहे थे। अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स ही दिखाने की कोशिश करती है स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। आप पेंटिंग नंबर 4 पे अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें सिंपल सा शब्दों में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। मतलब इसमें दिखाने की कोशिश करिएगी कि फ्रांस के सैनिक जहाँ जाते थे उस टाइम पीरियड के अंदर वहाँ स्वतंत्रता और समानता की बात करते थे, क्योंकि इन्हें राजा का सिस्टम वैसे भी नहीं पता था। तो इसीलिए फ्रांसीसी लोग ये दावा करते थे कि हम लोग जहाँ अटैक करते हैं हम वहाँ पे स्वतंत्रता लाने की कोशिश करते हैं, समानता लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फ्रांस के अंदर एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जिस टाइम पीरियड पर फ्रांस के अंदर नेपोलियन का टाइम पीरियड था और नेपोलियन ने 1799 से लेकर 1815 तक फ्रांस के अंदर शासन करा था। नेपोलियन का टाइम पीरियड फ्रांसीसी लोगों के लिए कुछ टाइम पीरियड अच्छा भी था और कुछ टाइम पीरियड बुरा भी था। अब अच्छा इस हिसाब से था क्योंकि जब ये आया सत्ता के अंदर तो इसने अपने आप को चांसलर बोला। चांसलर का मतलब ये होता है कि परामर्श एडवाइस करने वाला बंदा जो था उसने ये बोला। और सबसे अच्छी बात कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को माना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते मानते इसने शासन को चलाने की बात करी और फ्रांस के अंदर इस तरीके से सिस्टम काफ़ी अच्छा हुआ। दूसरा, इस बंदे ने अपने खुद का एक नेपोलियन कोर्ट बनाया और ऑफकोर्स जिस समय नेपोलियन सत्ता में आया तो बहुत सारे बदलाव तो फ्रांस के अंदर 1789 के बाद होने चालू हो गए थे, लेकिन 1799 जिस समय फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट जो राजा था लेकिन उसने संविधान को माना, तो वो बंदा भी था और इसने अपने नाम से ऐसी कुछ संहिताएं बनाई, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। इवन जहाँ पे भी इनकी टेरिटरी
पहुंच चुकी थी, वहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी। क्या होंगी? नंबर 1, इसने सभी प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया। प्रिविलेजेस समझते हैं, जैसे कि क्लर्जी को राइट्स था, नोबिलिटी को राइट्स था कि वो राजा को टैक्स नहीं देंगे, ऑफ कोर्स अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, फ्रांस में सभी सिटीजन्स को अधिकार होगा। नोबिलिटी के पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फ्रांस में जब नेपोलियन आया राजा बन के, तो उसने कहा ज़मीन को खरीदने और बेचने का अधिकार सभी को होगा, तो ये अच्छी बात थी। दूसरा, इसने फ्यूडल सोसाइटी सिस्टम ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सोसाइटी सिस्टम का मतलब होता है सामंतवादी प्रणाली सिस्टम। इसके बारे में मैंने क्लास 9th के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बताया हुआ है। फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया, और दूसरा जो बंधुआ मजदूरी होती थी वो भी काफ़ी हद तक इसने अबॉलिश कर दी। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी इसने काफ़ी जोर दिया और इसको इम्प्रूव करने की बात करी। इवन ये यहीं पे नहीं रुका, इसने सेंसरशिप को लगाने की बात कर दी। दूसरी बात ये, इसने जहाँ जहाँ पे ये अटैक करता रहा वहाँ पे सेम यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम लेके आया, चाहे वो लेंथ का हो चाहे वो वेटेड का हो। हाँ, अब इसके टाइम पीरियड के अंदर किसानों को, आर्टिशंस को, बिजनेसमैन को, इन सभी को ये जो नया सिस्टम था ना, बहुत मज़ा आने लग गया लोगों को। और अब यहाँ पे दोस्तों इस सिस्टम का फ़ायदा बहुत से लोगों को अलग अलग रिएक्शन के साथ मिला। मतलब बहुत से लोगों को लगता था कि ये जो जहाँ जहाँ पे ये बंदा पहुँच रहा है, फ्रांस का राजा यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट, वहाँ पे लोगों की जो फीलिंग थी ना, वो अलग अलग तरीके से देखने को मिली। कोई इसको अच्छा समझ रहा था, कोई इसको बुरा समझ रहा था, क्योंकि फ्रांस में जो चीज़ ये निकल के आई थी वो क्या सभी लोगों को एक समान लगेगी? नहीं लगेगी। तो कुछ लोगों को अच्छी लगी और कुछ लोगों को बुरी लगी। अब कुछ जिन लोगों को अच्छी लगी तो वो प्लेसेस थे, जैसे कि ब्रसेल्स था, मेज था, मिलन था, और वार्सो था, स्विट्ज़रलैंड था। उसके बाद और भी कुछ प्लेसेस हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को ये सिस्टम अच्छा लगा कि जो फ्रांस में हो रहा है वो दूसरे शहर में भी, दूसरी जगहों पे भी होना चाहिए। जबकि दूसरे लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। कुछ लोगों को ये लगा कि जो ये सेंसरशिप लगाया गया है कि राजा के प्रति कोई खिलाफ कोई छाप नहीं सकता है, यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होना चाहिए, सभी को मिलिट्री के अंदर आना कंपलसरी होगा नेपोलियन के टाइम पीरियड में, तो ये सारी चीज़ें जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर जो चेंज आ रहे थे ये बहुत ज़्यादा अजीब से थे। सो दैट इज़ वाई 1815 के अंदर नेपोलियन को युद्ध में हरा दिया जाता है और सत्ता खत्म करके फ्रांस में दोबारा से राजा का शासन लाया जाता है। लेकिन फिर फाइनली राजा के शासन के बाद वहाँ पे किस तरीके से दोबारा क्रांति होती है, फिर फाइनली राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आता है, वो हम वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक इस वीडियो में पार्ट में इतना ही था। 10th क्लास की हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, ख़तरनाक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति के थ्रू दूसरी और क्रांति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो क्लास 9 की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और डीपली समझ में आए कि फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या था और उसका इम्पैक्ट कैसे यूरोप के दूसरे हिस्सों में पड़ रहा था। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर क्लास।